निशी लखनऊ की रहने वाली हैं, 27 साल की हैं। उनकी मम्मी को मार्च के महीने में कोविड हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई। हमें निशी का मेल आया, मेरी उनसे बात भी हुई। निशी ने बताया कि उनकी मम्मी को सीओपीडी था। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। आसान भाषा में समझे तो लंग्स की बीमारी जो सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। अब ऐसी हालत में जब निशी की मम्मी को कोविड हुआ तो उनकी हालत और ज़्यादा सीरियस हो गई। आप सबने सुना ही होगा कि कोविड में बहुत लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं और अगर ऐसे में पहले से कोई दिक्कत है तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। निशी की बात सुनकर जब मैंने सीओपीडी के बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया तो मुझे और ज़्यादा धक्का लगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान सीओपीडी के मामले में दुनिया की राजधानी है, यानी वर्ल्ड्स कैपिटल। हमारे देश में एड्स, टीबी, मलेरिया और डायबिटीज से जितनी मौतें होती हैं उन सबको मिलाकर उनसे ज़्यादा सीओपीडी से होती हैं। और डरावनी बात पता है क्या है? 99.15% लोगों ने सीओपीडी का नाम भी नहीं सुना है। सोचिए। इसलिए हमने सोचा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपको इसके लक्षण महसूस हो तो कम से कम आपको पता तो हो कि आपको हो क्या रहा है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं सीओपीडी क्या होता है, क्यों होता है और कोविड में ये और ज़्यादा खतरनाक क्यों है। सुनिए। सीओपीडी, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी कहते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन यह इरिवर्सिबल डैमेज करती है। इरिवर्सिबल डैमेज, अगर एक बार डैमेज हो चुका है फेफड़े को तो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके लिए फिर आपको दवाई ही लेना पड़ेगा। फेफड़े में जब लंबे समय तक किसी भी नॉक्सियस गैसेस जैसे स्मोक हो गया, नॉक्सियस गैसेस हुए, चिमनी में कोई काम करता है या चूल्हे पे कोई लंबे समय तक काम कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उन मरीजों में फेफड़े तक श्वास पहुंचाने वाली ट्यूब, जिनको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और सूजन आ जाती है, जिसके कारण फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। इस बीमारी को हम सीओपीडी कहते हैं। इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। लक्षण सामान्यतः जो देखने में आते हैं वो खांसी होती है, खांसी के साथ बलगम होता है, बलगम के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। यह सामान्यतः साल भर बराबर बनी रहती है और थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती है, लेकिन इसमें साल भर में आराम का कोई एपिसोड नहीं होता। यह लगातार बीमारी कम ज्यादा होती रहेगी लेकिन बनी रहेगी। अगर यह बीमारी आपको देखने में मिलती है तो तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वह आपको सटीक इलाज देंगे। इसका जो इलाज होता है, सिंपल एक इनहेलेशनल थेरेपी दी जाती है, पंप वगैरह दिए जाते हैं। जब ये पंप दिए जाते हैं तो इसमें जो मात्रा दवाई की होती है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, सीधे फेफड़ों तक जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और एक्शन तुरंत होता है। इसलिए इनहेलर्स जो होते हैं सीओपीडी के मरीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सीओपीडी के मरीज को इनहेलर्स लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये बीमारी इरिवर्सिबल है। तो आपके जो लंग को प्रिवेंट करने के लिए ये दवाइयां आपको लेते रहना पड़ेगा और कुछ केयरफुल रह के काम करना पड़ेगा। जैसे कोविड के लिए, अभी जैसे कोविड का मौसम है तो कोविड का वैक्सीन लेना पड़ेगा। कोविड के वैक्सीन के अलावा जो निमोनिया नॉर्मली इन्फ्लुएंजा के कारण होते हैं उनका वैक्सीन लेना पड़ेगा, जो हर साल लगते हैं। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो 65 साल के बाद लिया जाता है। लेकिन अगर जिनमें लंग डैमेज हो चुका है तो उसको तुरंत अपने पल्मोनोलॉजिस्ट संपर्क करके न्यूमोकोकल का वैक्सीन ले लें। सीओपीडी एक ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी है जिसमें फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जब सीओपीडी में कोविड होता है तो यह चीजें और बढ़ के आती हैं। सांस लेने में तकलीफ और ज्यादा हो जाएगी, बलगम और ज्यादा बनने लगेगा और इसके कारण खांसी भी बढ़ जाएगी, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत के कारण आगे लंग काम ना कर पाए। तो इसीलिए कोविड के दौर पे हमको पूरे हैंड सैनिटाइजेशन, जो कोविड एटिकेट्स हैं, उनका पूरा
तरीके से पालन करना है। हमको यह नहीं सोचना है कि कोविड चला गया है तो हम क्योंकि हमारे फेफड़े कमजोर हैं तो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, और प्रतिरोधक क्षमता जब कम है तो हम कोई भी ऐसा इन्फेक्शन अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लंग को डैमेज करता है, और एक बार फेफड़े का इन्फेक्शन होता है तो लंग का इरिवर्सिबल डैमेज करता है। इसलिए हमको प्रिवेंट करना है कि डैमेज ना हो लंग का, और उसके लिए वैक्सीनेशन प्रॉपर करना पड़ता है, दवाइयां समय पे लेनी पड़ती हैं, और डॉक्टर से मिलते रहना पड़ता है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, ये कितना खतरनाक है आपको पता ही चल गया होगा। इसलिए अगर आपको सांस लेने में परेशानी रहती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले और इसका इलाज शुरू करवा दें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। अगर आप भी अपने विजडम टीथ यानी अकल दाढ़ से परेशान हैं तो इसके बारे में कुछ मजेदार बातें जान लीजिए। अकल दाढ़, हमने एक बार अपने शो पर इसके बारे में पहले भी बात की थी, पर हमें लगातार कई लोगों के मेल्स आ रहे हैं जो अपनी अकल दाढ़ से बहुत परेशान हैं, इसके बारे में फिर से जानना चाहते हैं। तो हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद आमिर से। जिन लोगों की अकल दाढ़ निकल चुकी है उन्हें मालूम है कि कितना ज्यादा दर्द होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अकल दाढ़ निकल आई मतलब आपको अकल आ गई, पर अकल दाढ़ का अकल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका ये नाम शायद इसलिए पड़ा है क्योंकि ये थोड़ा लेट निकलती है। जब आप बड़े हो जाते हैं तब आमतौर पर ये 27 से 25 साल के बीच में निकलती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अकल दाढ़ निकलती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो दांत जो है वो सरफेस के नीचे तो है पर वो ऊपर नहीं निकलता। लगभग 35% लोगों की अकल दाढ़ बाहर नहीं निकलती है। अकल दाढ़ बेसिकली 4 दांत होते हैं जो आपके जबड़े के पीछे निकलते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, और ये फ्लैट होते हैं। 10 में से 9 लोगों के ये दांत इम्पैक्टेड होते हैं, यानी इनके निकलने के लिए मुंह में जगह ही नहीं होती, इसलिए बगल वाले दांत में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए कई लोग इन्हें निकलवा भी देते हैं। अब कई थ्योरी ऐसा कहती हैं कि पहले जमाने में जब इंसान शिकार करता था या कच्चा खाना खाता था तब इन दांतों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनके खाने के कारण जो उनका जिस तरीके का खाना होता था उस खाने से उनके दांत जो है वो जल्दी घिसते थे, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। तब ये अकल दाढ़ जो बाद में निकलती थी काम आती थी। पर समय के साथ डाइट बदल गई है, जितने दांत हैं उनमें मैनेज हो जाता है, हम दांतों की ज्यादा केयर करते हैं। हालांकि इस थ्योरी पर साइंटिस्ट की अपनी अपनी राय भी है। तो अगर आप अपनी अकल दाढ़ से परेशान हैं, आप डेंटिस्ट के पास जाकर सलाह ले सकते हैं, चाहे तो इन्हें निकलवा भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानते हैं कि सेब का सिरका क्या वाकई इतना कमाल है जितना इसके बारे में बात होती है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, आजकल बहुत लोग अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से वजन बहुत तेजी से कम होता है, पर कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। तो क्या ये सही है? ये जानने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट यश वर्धन से। उन्होंने बताया कि एप्पल साइडर विनेगर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी तक ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल कम होता है या स्टेबल होता है, सही नहीं होगा। लेकिन इसके इस्तेमाल से जो आपकी क्रेविंग्स हैं खाने के लिए, उसे जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अपनी डाइट में ऐड करना अच्छा होता है। इसे मैजिकल मानना, खासतौर पर वजन कम करने के मामले में, ये सही नहीं है। आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके को अपनी सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।